गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 5 है व्हेन पीपल रिबेल। व्हेन पीपल रिबेल, जब लोग रिबेल हो जाते हैं। रिबेल कहते हैं जो विद्रोही, जो किसी के खिलाफ विद्रोह कर दे, बगावत कर दे। ठीक है, तो जब लोग बगावत करते हैं किसी सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, राजा के खिलाफ, जब उस देश में रहने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं, उनको बोलते हैं रिबेल। राइट। तो लेसन 4 हमारा सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम लेसन 5 चैप्टर 5 शुरू करते हैं। व्हेन पीपल रिबेल, जब जनता बगावत करती है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, उसकी कौन सी ऐसी डिमांड थी जिसको रिफ्यूज़ कर दिया, देने से इनकार कर दिया ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। तो रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी डिमांड थी, ये हमें बताना है। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, हम जानते हैं 1857 तक वो झांसी की रानी रही। उसके पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और उनका कोई बच्चा नहीं था अपना, उनका गोद लिया हुआ पुत्र था जो अडॉप्ट किया था उन्होंने, दामोदर राव। लेकिन जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, लैप्स, पॉलिसी ऑफ लैप्स, उसके अकॉर्डिंग किसी भी अडॉप्टेड सन को वो उस राज्य का हायर नहीं मान सकते थे। वो कहते थे कि अगर उसका खुद का बच्चा है तब तो वो उसको युवराज बना सकते हैं, राजा मान सकते हैं, लेकिन अगर गोद लिया हुआ है तो वो उसको राजा नहीं मानेंगे। तो इसका हमारा आंसर होगा, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी to recognize her adopted son as the heir of the kingdom after the death of her husband। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो डिमांड थी, वो चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स रिकॉग्नाइज़ कर दें, अपना लें, उसको मान्यता दे दें उसके अडॉप्टेड सन को, गोद लिए हुए पुत्र को, उस राज्य के, किंगडम के हायर के रूप में, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसकी हस्बैंड की मृत्यु के बाद। ये उसकी डिमांड थी। दिस डिमांड वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश, और इस डिमांड को ब्रिटिश ने ठुकरा दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने उन लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जो कन्वर्ट हो गए थे हिंदू से ईसाई में, यानी जो लोग ईसाई बन गए थे अपनी हिंदू धर्म छोड़कर, उन लोगों के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया। तो मैं आपको बता दूं, जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उस समय, पहले हम सब जानते हैं कि वो पहले ट्रेडर बन के आए थे, व्यापार करना था उन्हें। धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर, बजाय व्यापार के, पूरे भारत पर ही अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अगर हम सबको क्रिश्चियन बना देंगे तो फिर भारत अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा और सब ऐसे क्रिश्चियन बन जाएंगे जो रंग रूप से तो होंगे इंडियन, लेकिन आचार विचार, संस्कृति, व्यवहार, सबसे वो अंग्रेज़ होंगे, क्रिश्चियन होंगे। इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें क्रिश्चियंस के लिए वो करने लगे थे, उन लोगों के लिए जो हिंदू से ईसाई बन गए थे। तो हमारा आंसर है, इन 1850 a new law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit property of his ancestors. This law made it easier टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। अच्छा, अब होता क्या था कि जो लोग ईसाई बन रहे थे, उनको उनकी प्रॉपर्टी से, जो दादा परदादाओं से मिली हुई प्रॉपर्टी है,
उससे उनको बेदखल कर दिया जाता था कि भाई ये धर्म, इसने धर्म छोड़ दिया, अब ये हमारा कुछ नहीं रहा, इसको कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। इस वजह से लोग रुक गए थे ईसाई बनने से। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1850 में एक नया लॉ बना दिया। उस लॉ में उन्होंने अलाउ कर दिया कि अगर कोई इंडियन क्रिश्चियनिटी को अपनाएगा तो उसकी जो पूर्वजों की, एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका हिस्सा बरकरार रहेगा, उसको इनहेरिट होगा, उसका उत्तराधिकार बराबर रहेगा, उसको उस प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी उससे वो प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी, चाहे वो भले ही क्रिश्चियन बन जाए। अब इस नए लॉ से दिस लॉ मेड इट ईजियर, उसने आसान कर दिया टू कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना टू क्रिश्चियनिटी, ईसाई में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जेक्शंस डिड द सिपॉयज हैव टू द न्यू कार्ट्रिज दैट दे वर आस्क्ड टू यूज़। व्हाट ऑब्जेक्शंस, क्या ऑब्जेक्शंस थे, क्या विरोध थे, डिड द सिपॉयज़ के, सिपाहियों के क्या ऑब्जेक्शंस थे हैव टू न्यू कार्ट्रिज, नए कार्ट्रिज को अपनाने में। कार्ट्रिज मीन्स होता है कारतूस, कारतूस मीन्स बंदूक से चलने वाली गोली, कार्ट्रिज कारतूस। दैट दे वर आस्क्ड टू यूज़, जिनको उन्हें यूज़ करने के लिए कहा गया था। अंग्रेज़ों ने जो कारतूस भारतीय सिपाहियों को दिए थे यूज़ करने के लिए, उनसे उन्हें क्या परेशानियां थीं, क्या ऑब्जेक्शंस थे, क्या विरोध थे उनके। तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि उस समय जो बंदूकें थी, राइफ़ल्स थी, उनमें जो कारतूस डाले जाते थे, कारतूस या गोली जो उसमें लगाई जाती थी, उसको पहले मुंह से छीलना पड़ता था। मुंह से उसके कवर को, ढक्कन को हटा के तब उसको बंदूक में डाला जाता था और तब वो बंदूक से चलाई जाती थी। तो अब उनको क्या ऑब्जेक्शंस थे ये हम पढ़ेंगे। द न्यू कार्ट्रिज वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। जो नए कारतूस थे वर सस्पेक्टेड, उनमें ये शंका थी, उसमें ये आशंका थी ऑफ बीइंग कोटेड, कि उनको कोटेड किया गया है, उनके ऊपर एक परत लगाई गई है, कोट यानी कोट किया गया है, उनके ऊपर परत चढ़ाई गई है, विद द फैट ऑफ काउस, गाय की चर्बी की, एंड पिग्स, और सूअर की चर्बी की। यानी सूअर के मांस में के अंदर जो चर्बी होती है वाइट कलर की, और गाय के खाल के अंदर या स्किन के नीचे जो एक वाइट कलर की चर्बी, उसको फ़ैट बोलते हैं, वो सब के अंदर होता है। उस फैट को कोटेड किया गया है उस कार्ट्रिज के कारतूसों के चारों तरफ, ऐसा सिपाहियों ने को आशंका थी। बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम सिपॉयज वर ऑफेंडेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज कार्ट्रिज। अब हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के सिपाही अंग्रेज़ों की सेना में थे। उन्होंने इन कार्ट्रिज का, इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स वर अफेक्टेड, क्योंकि इनसे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट, जो उनके धार्मिक विचार थे, वो प्रभावित होते थे। गाय का मांस हिंदू नहीं खा सकता, सूअर का मांस मुसलमान नहीं खा सकता। अगर वो उनको मुंह में डालकर उसके कवर को हटाते हैं, कोट ऊपर वाली लेयर को हटाते हैं, तो इट मीन्स उन्होंने इनडायरेक्टली सूअर का मांस या गाय का मांस खा लिया, ऐसा माना जाता। इसलिए उनको उस पर ऑब्जेक्शन था। एंड दिस वाज द रीज़न दे रिफ्यूज़ टू यूज़ द कार्ट्रिज, और यही कारण था कि उन्होंने कार्ट्रिज को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू इंसल्ट देयर रिलीजन्स। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश वर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, टू इंसल्ट, अपमान करने की, देयर रिलीजन्स, उनके धर्म का। उन्होंने ऐसा माना कि ऐसे कारतूस बनाकर, ये अंग्रेज़ जानबूझकर ऐसे कारतूस बना रहे हैं ताकि उनके धर्म का अपमान हो। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। लास्ट मुगल एम्परर ने, अंतिम मुगल सम्राट ने अपने अंतिम दिन कैसे बिताए।
तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि 1857 तक मुग़ल एम्पायर जो पूरे इंडिया को कवर किए हुए था वो लगभग ख़त्म हो चुका था। बहादुर शाह जफ़र जो लास्ट एम्परर थे, मुग़ल एम्परर, उनको लाल किले को में रहने को जगह तो दे दी थी, लेकिन उनके कोई अधिकार, कोई इन्फ्लुएंस कुछ नहीं था। वो सिर्फ उनको पेंशन दी जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा और वो अपने लाल किले में अंतिम दिन बिता रहे थे। तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो जो रिबेलियन थे, जो भारतीय सिपाही थे, उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना सम्राट घोषित कर दिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो डिफ़ीट हुई हमारे भारतीय सिपाहियों की और अंग्रेज़ों ने जो मुग़ल एम्परर था उसको जेल में डाल दिया बजाय लाल किले में रहने के। तो हमें इसका आंसर ऐसे देना पड़ेगा, द लास्ट मुग़ल एम्परर स्पेंड द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन अ जेल इन रंगून अलॉन्ग विद हिज वाइफ। मुग़ल एम्परर ने अपने अंतिम दिन रंगून की जेल में अपनी वाइफ के साथ बिताए और उसी जेल में उसकी और उसकी वाइफ की मृत्यु भी हो गई थी। वहीं पर वो मर गए थे, बहादुर शाह जफ़र, जेल में ही। उसको बर्मा, जिसको म्यांमार बोलते हैं आजकल, वहाँ बर्मा की जेल है रंगून में, उसमें भेज दिया गया था उसकी पत्नी और मुग़ल एम्परर दोनों को, और वहीं पर दोनों की मृत्यु हो गई थी। अब हमारा पार्ट आता है लेट्स डिस्कस। चलो, ये अभी एक मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको आप